हेलो स्टूडेंट्स, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा कभी हौसला उम्र भर मैं, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप लोग भी वादा कीजिए कि इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में हमें 90% लेकर आना है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 लाइनें जो बताई, ये ऐसे मैंने नहीं बताई है, इसका मीनिंग समझिए कि आखिर मैंने ये क्यों कहा। देखिए, इस बार आपको भी ये ठान लेना है कि हमें 90% लेकर आना है और मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हों, चाहे लघु उत्तरीय में आते हों या फिर विस्तृत उत्तरीय में आते हों, जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और मैं उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने देखा है कि आपके इस चैप्टर में 10 ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उसी को आप नहीं पढ़ते, आपका नंबर कम हो जाता है। तो ये है आपका चैप्टर 2 वैद्युत रसायन। पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न एक वीडियो में, या आप कह लीजिए पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ये 1 शॉट वीडियो है और आपको कोचिंग की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पूरी तैयारी घर बैठे ऑनलाइन कराऊंगा। इससे बाहर ना तो कुछ आएगा और ना ही आया है हमारे वैद्युत रसायन चैप्टर से। तो टोटल 10 टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर में। इसको अगर पढ़कर जाते हो तो आप इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इस चैप्टर की हम बात करें विद्युत रसायन की, तो इसमें हमें सेल, चालकता, जैसे आपका विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलरॉस का नियम, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फैराडे के नियम, जितने भी टॉपिक का मैंने नाम लिया सारे के सारे हम पढ़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है विशिष्ट चालकता। आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, विशिष्ट चालकता को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि विशिष्ट चालकता जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। और इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है। देखिए, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, यानी कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता आखिरकार होता क्या है, देखिए यहां पे समझिए। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपल, एक लाइन में है, याद हुआ कि नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक लाइन में। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा लिखें तो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कुछ के की तरह ये है लेकिन इसको कप्पा बोलते हैं, तो इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/रो। रो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है। अब आपसे कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो इसके मात्रक को जानने के लिए आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है, ये भी जान लीजिए। दोनों अगर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाता है तो भी आप आसानी से बता लेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अभी मैंने बताया, इसको रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है RA/L। क्या फॉर्मूला होता है, RA/L। अब बताइए, ये आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां पे आप एक चीज बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक, ठीक है, निकाल लीजिए यहीं से। देखिए आर क्या है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। और ए क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है।
और अपान एल क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होगा। क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो देखिए 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया। तो रो का मात्रक क्या आया हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आया, मात्रक। ठीक है, ये हमारा आया ओम मीटर। क्या आया, ओम मीटर। ये हमारा मात्रक होता है रो का। लेकिन हमसे तो विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा गया है, कप्पा का, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो है। रो का मात्रक होता है ओम मीटर, तो देखिए रो के जगह पर ओम मीटर रख देंगे। अब ओम मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हम, तो देखिए यहां पे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, कप्पा का मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होगा बताइए, सिंपल से आप लोग समझिए। देखिए कप्पा इक्वल टू 1/रो होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/रो। ठीक, मैं ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूं। देखिए 1/रो का मात्रक हमने निकाला है ओम मीटर, तो यहां पे लिख देंगे ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए कप्पा का मात्रक क्या होगा, अब जो आएगा वही इसका मात्रक होगा, कप्पा का मात्रक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए इस ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए ओम के पावर 1 है, मीटर के पावर 1 है, उस ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा। मीटर इनवर्स, इनवर्स क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कप्पा का मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक और भी होता है, वो भी हम बता देते हैं आपको। मात्रक देखिए कई मात्रक होते हैं, सारे के सारे हम बता देंगे ताकि आपका डाउट ना रहे, कहीं भी आए ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय में या किसी भी प्रश्न में आप आसानी से कर सके। देखिए इसको हम ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स तो हमारा आया ही है, इसी को ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका एक और मात्रक होता है मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है। ठीक है, या एक और मात्रक होता है, वो भी मैं बता देता हूं, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब दोनों तीनों मात्रक इसके होते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसके 2-3 मात्रक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हमने निकाला, इसका छोटा वाला मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी का मात्रक मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो का हमने रो इक्वल टू RA/L होता है, तो रो का मात्रक ओम मीटर होगा, तो आपके विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, या मैंने 2-3 और बताए, ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं, समझना आप लोगों को है, छोटे बच्चे नहीं हो, सब कुछ वेरी सिंपल है, मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता। भाई हमने अभी अभी पढ़ा जो विशिष्ट चालकता, वैसे ही मोलर चालकता है और एक तुल्यांकी चालकता है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और आगे आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है। ठीक है, जितने टॉपिक मैंने इस वीडियो में लिया है सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। देखिए मोलर चालकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, मोलर चालकता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए मोलर चालकता होता क्या है, बहुत सिंपल है, आप लोग अगर फॉर्मूला समझ गए सब समझ में आ जाएगा। देखिए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता जो है वो मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, कोई विलयन है उसका एक निश्चित आयतन ले लीजिए, उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता जो है वो मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। इसे लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, लैम्डा एम इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, कप्पा इंटू 1000/m।
ये फॉर्मूला होता है हमारा मोलर चालकता का। और आपसे कोई पूछे कि मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध का सूत्र लिखिए तो भी यही फॉर्मूला होगा। ये लैम्डा एम है मोलर चालकता और कप्पा जो है ये विशिष्ट चालकता है, अभी मैंने पढ़ाया। तो दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तब भी आप यही फॉर्मूला लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे एम क्या है ये मैं बता दूं और कप्पा क्या है ये मैं बता देता हूं, बाकी लैम्डा एम तो मोलर चालकता है ही। देखिए एम है आपका मोलरता, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मोलरता, ठीक है। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। कप्पा जो है ये विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। बस यही है स्टूडेंट। अगर आपको मोलरता दिया गया है, विशिष्ट चालकता दिया गया है तो आप मोलर चालकता बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही है आपका मोलर चालकता। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। इसे लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पे एम है मोलरता, कप्पा है विशिष्ट चालकता। बस हो गया, यही आपका सेकेंड टॉपिक था। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बुक लेकर या प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आपने 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, अभी 8 से 9 टॉपिक बाकी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सारा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं, ऐसा मत सोचिए कि सर अभी छोटे टॉपिक बता रहे हैं। शुरुआत छोटे से ही होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है आदमी। तो वैसे भी यही है, ठीक है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तुल्यांकी चालकता। ये उन्हीं के भाई समझ लीजिए, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता से क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तुल्यांकी चालकता आखिर है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तुल्यांकी चालकता पढ़ने से पहले देखिए मोलर चालकता का आपको मात्रक भी लिखना था, हमने बताया नहीं था। चलिए अब बता देते हैं, ठीक है। मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा बस याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो मोलर चालकता है, ये आपके 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएंगे, तो बहुत बड़ा आपको लिखना नहीं है। तो साइमन, इसका मात्रक होता है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होता है मोलर चालकता का मात्रक, ठीक है। या एक और मात्रक होता है, या लगाकर मैं दूसरा लिख देता हूं। दूसरा मात्रक होगा साइमन, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर कर दो, मतलब छोटा वाला, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मात्रक होता है हमारा मोलर चालकता का। पूछा गया था तो बताना जरूरी था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तुल्यांकी चालकता है। तुल्यांकी चालकता से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना है, लगभग मोलर चालकता की तरह ही ये भी है। देखिए तुल्यांकी चालकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। सारे टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मतलब कोई विद्युत अपघट्ट है, उसके एक तुल्यांकी भार की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। इसे हम लोग लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। EQ के मतलब देखिए नाम क्या है तुल्यांकी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो EQ, इसे लैम्डा EQ यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट आप बोल सकते हैं, EQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होगा लैम्डा EQ इक्वल टू, देखिए मैंने मोलर चालकता में क्या बताया था, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान, उसमें m था इसमें n है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंट है, ये आपका तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कप्पा क्या है वो तो आपको पता ही है, दोबारा लिख दूंगा। n क्या है, वहां पे m था तो मोलरता था। यहां पे कप्पा जो विशिष्ट चालकता है, वहां पे भी विशिष्ट चालकता था, विशिष्ट चालकता, ये आपका कप्पा हो गया, ठीक है। n क्या है, n है नॉर्मेलिटी, जिसको हम नॉर्मलता बोलते हैं, नॉर्मलता, ठीक है। तो यही होगा आपका तुल्यांकी चालकता, कुछ नहीं है। तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बहुत इजीली मैं समझा रहा हूं। अगर आपने डेफिनेशन पढ़कर फॉर्मूला समझ लिया
काम हो गया, कुछ और नहीं करना है एक्स्ट्रा। जितना आपको लिमिटेशन में पढ़िए, ऐसा नहीं है कि बहुत विस्तार से पढ़ना जरूरी है। जो चीजें, जो टॉपिक आपके लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय में आते हैं उनको उतना ही पढ़िए जितना आपको लिखना हो, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, एक दो टॉपिक तो पढ़ने नहीं है। तो किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार की चालकता को इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। कप्पा है विशिष्ट चालकता, n है नॉर्मलता। बस हो गया, ये टॉपिक भी समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि आप लोग समझ नहीं सकते। जैसे हमारे विलेन चैप्टर में हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम था, वैसे ही हमारे विद्युत रसायन चैप्टर में कोलराउस का नियम है और ये फेमस है। ठीक है, आप किसी से भी टीचर से केमिस्ट्री के पूछेंगे तो कोलराउस का नियम वो जरूर बताएगा कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर ही जाइएगा। ठीक है, तो कोलराउस का नियम इकलौता ऐसा नियम जो हमारे विद्युत रसायन चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो नियम और है, फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम, वो भी पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ है क्या, ऐसे आता है। कोलराउस का नियम क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिए। कोलराउस का नियम ये विद्युत अपघट्य से रिलेटेड है। देखिए, किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है लैम्डा m, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, अनंत का। ठीक है, अनंत तनुता पर। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विद्युत अपघट्यों के द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता जो होती है वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता को जोड़ दीजिए, वो उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होगी। बस इतना सा ही है। इसको कैसे समझोगे, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए। ये लैम्डा आपका है, लैम्डा m है। ठीक है, अनंत तनुता पर है तो अनंत का चिन्ह लगा देंगे। HCl, मान लीजिए एक विद्युत अपघट्य आपने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो अनंत तनुता पर इस विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी, इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो इसमें धनायन कौन है, H+, Cl- ये ऋणायन होगा। ठीक है, क्योंकि HCl का जब आप जल अपघटन कराएंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक, तो इसका ये कैसा होगा, देखिए ये हो जाएगा लैम्डा, अनंत ऐसे ही रहेगा, ये H+ हो गया और प्लस ये आपका अनंत रहेगा और Cl-। ठीक है, तो जो आपकी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही आपका होता है कोलराउस का नियम। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है अनंत तनुता पर वो विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये HCl विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है वो उसके धनायन H+ तथा ऋणायन Cl- की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। यही है कोलराउस का नियम। हो गया, ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको याद करके या समझ के जाइएगा, क्योंकि ये नियम अगर आप बुक उठाकर देखें या प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें बहुत बार आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिए जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप ढूंढिए। हर एक चैप्टर से ऐसे टॉपिक्स को आप सर्च कीजिए जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आते हैं। ये आपको कम से कम समय में तैयारी करने में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप उन क्वेश्चन को ढूंढ लेते हैं जो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन जरूर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 3 नंबर के या 4 नंबर के, वो क्वेश्चन है जो उसमें आते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग नोट करते जा रहे हैं। पहले मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनिए, भले ही आपको दोबारा क्लास देखना पड़े। आप एक बार इसको समझिए, दूसरी बार नोट कीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब किसी इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार का होता है, कैथोड एनोड। ठीक है, तो जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोड को, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है आपका, वो कॉपर का बना हुआ है और आप उसी के
लवण विलयन में उसको रखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में आपने रख दिया, तो क्या होगा, धातु और विलयन के संपर्क स्थल पर जो है दिक् अस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अभी मैं चित्र के साथ समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण, जब कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कॉपर धातु और कॉपर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये एक आपका पात्र है, इसमें देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। अब आपने कॉपर की छड़ इसमें डाल दी तो इस कॉपर की छड़, कॉपर की जो धातु है इसमें और जो ये आयन है, ठीक है, इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होगा जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, उसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही आपका होगा, यही फॉर्मूला। तो समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल सा है। जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर दिक् अस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जब आपने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट की विलयन में रखा तो कॉपर की छड़ और इस विद्युत अपघट्ट में एक विभव उत्पन्न हुआ, उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, कितनी सिंपल भाषा में मैंने समझाई है। अब नहीं समझ पाओगे तो इसको नहीं समझ पाओगे, सिंपल सा है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, हमने ये तो जान लिया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लेकिन इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की प्रकृति, जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है चालक वो किस प्रकृति का है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, जिसकी चालकता ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। दूसरा देखिए धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है। अगर आप लोग सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है, इसके फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयनन बढ़ेगा और जिसके कारण हमारे चालकता भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर भी निर्भर करता है, जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस का मैंने अलग से ट्रिक मार्क किया है। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अभी मैंने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है आपको, जिसको ई से डिनोट करते हैं हमारे विद्युत रसायन चैप्टर में, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको हम E0 से प्रदर्शित करते हैं या E0 बोल सकते हैं। देखिए यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कुछ कंडीशन है, इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, लेकिन कैसे, यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई जो है तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं या E0 से प्रदर्शित करते हैं, बस हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखिए दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल अथवा सेल विभव कहते हैं तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव E0 सेल भी कहते हैं। मतलब इसके कई नाम है, ध्यान से समझिए। दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल या फिर इसी को सेल विभव ई सेल कहते हैं, और अगर मानक परिस्थितियों में है तो इसी को मानक सेल विभव E0 भी कहते हैं। और देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ई सेल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आप डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं फॉर्मूला। E0 कैथोड, E0 कैथोड और प्लस माइनस E0 एनोड,
एनोड। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखिए कैथोड एनोड, देखिए ऊपर क्या कहा गया है, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर। देखिए दो अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं, उनके इलेक्ट्रोड विभव ई कैथोड और ई एनोड में जो अंतर है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है, या इसी को सेल विभव कहते हैं, तथा मानक परिस्थितियों में इसे मानक सेल विभव ई नॉट भी कहते हैं। ये फॉर्मूला होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर मानक परिस्थिति है तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस हो गया, यही है सेल का विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी आगे आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके लिए इतनी बड़ी और मैराथन क्लासेस क्यों ला रहा हूं, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अब अगर नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेर्नेस्ट समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 12th केमिस्ट्री के विद्युत रसायन चैप्टर का नेर्नेस्ट इक्वेशन। ये इस प्रकार से आता है, नेर्नेस्ट समीकरण है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समीकरण, आपको बिल्कुल से पढ़कर जाना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिए नेर्नेस्ट समीकरण, नेर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, व्हाट इज नेर्नेस्ट इक्वेशन। देखिए इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नेर्नेस्ट समीकरण कहलाती है। यानी कि ऐसा समीकरण जो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध दर्शाती है, उसको नेर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। देखिए अब यहां पे जर्मन भौतिक वैज्ञानी नेर्नेस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड M/Mn+ के विभव E तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। यानी जर्मन भौतिक विज्ञानी नेर्नेस्ट ने बताया कि किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड जो Mn+ के विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन के धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्न संबंध होता है। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है इसका। देखिए E = हमारा होता है E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 1 अपान M, इसको बड़े ब्रैकेट में कर दीजिएगा, Mn+, ठीक है। ये इक्वेशन होता है, इसी को नेर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं या नेर्नेस्ट समीकरण बोलते हैं। इसमें देखिए जो इलेक्ट्रोड विभव हमारा E है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है, और जो ये हमारा विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ है, इसमें रिलेशन ये दर्शा रहा है। इसी समीकरण को हम नेर्नेस्ट समीकरण बोलेंगे। समझ में आया। तो यही है हमारा नेर्नेस्ट इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये समीकरण अगर आप लोग जान गए तो आप अगर नेर्नेस्ट समीकरण पूछा जाता है, ये इक्वेशन लिखकर चले आते हैं, नंबर आपको दे दिया जाएगा। मेन इसमें इक्वेशन है E = E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 1 अपान Mn+। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे E0 क्या है, R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, जानना जरूरी है। सबको मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए R क्या है, R जो यहां पे यूज हुआ है ये है गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ होती है, देखिए 8.314 वैल्यू मैं लिख देता हूं ताकि अगर न्यूमेरिकल आए या कुछ भी आए, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। T क्या है, R के साथ T भी है, T है परम ताप, परम ताप ये होता है 298 केल्विन, ठीक है। तो T हमारा हो गया। F क्या है, यहां पे NF, देखिए नीचे NF है, F है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, नियतांक। एक F की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक 1F की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग कह सकते हैं 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, ये F की वैल्यू होती है। उसके बाद में N क्या है, देखिए F के साथ N भी है भैया, तो N को भी लिख देते हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लिख देंगे, ठीक है। ये प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि Mn+ क्या है, ये भी जानना जरूरी है, तो यहां पे Mn+ लिख देंगे। ये है विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, विलयन में
धातु आयनों की सांद्रता। ठीक है, तो आपसे अगर कोई कहे कि नेस्ट समीकरण क्या है, निर्दिष्ट समीकरण, तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 1 अपान MN प्लस, यहाँ पे R है गैस नियतांक, T है परम ताप, F है फैराडे नियतांक, N है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और MN प्लस है विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। बस हो गया, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट इक्वेशन था। समझ में आ गया ये भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आपको देखना है, क्योंकि अब आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, बार बार ना पढ़ना पड़े क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 9 नंबर टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया कि इस चैप्टर में 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोलरॉस का नियम और एक फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 9 नंबर, वो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम ही है, फैराडेज इलेक्ट्रो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपके इस चैप्टर में। 2 नियम उन्होंने दिए थे, दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, दोनों नियम हम पढ़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए सबसे पहला नियम पहले पढ़ते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ध्यान से समझिए, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा अनुक्रमानुपाती आवेश। ठीक है, तो W पे हम व्यक्त करते हैं किसको? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को। ये किसके समानुपाती होता है? ये Q के समानुपाती होता है। यहां पे हम Q इस प्रकार लिखेंगे, ये आवेश है। ठीक है, बस यही कहा गया है। अब देखिए हमें एक चीज और पता है, चूंकि Q आवेश इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू IT होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी हैं, जैसे विशिष्ट चालकता, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, W इक्वल टू, अब W अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू IT होता है, तो यहाँ पे IT हो गया, W अनुक्रमानुपाती IT। अब भैया अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगेगा, और जब हटेगा भैया तो एक स्थिरांक जुड़ेगा Z, I ऐसे ही रहेगा, T ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया W इक्वल टू ZIT। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे W क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, I क्या है? धारा, T है समय, ये Z क्या है? Z जो स्थिरांक है ये आखिर है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो ये हमारा होगा Z। ठीक है, तो यही है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम। मतलब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान जो मात्रा होगी W, वो उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित Q आवेश के समानुपाती होगी। तो W अनुक्रमानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो W अनुक्रमानुपाती IT हो गया। W इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाया तो Z स्थिरांक आया, तो ZIT हो गया। Z है समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, W है इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, और जो Q था आवेश था, और I है समय, T है, I है धारा, T है समय। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। लेकिन 2 नियम दिए थे, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। अब देखिए इसी में हमारा दूसरा नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देखिए इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, मतलब विद्युत धारा की आप समान मात्रा को विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं जो हैं, जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होगी, वो उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। मतलब अगर आप विद्युत धारा की समान मात्रा कई विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करें, मतलब विद्युत अपघट्य आपके पास 2-3 है,
ठीक है, उसमें अगर प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। मतलब वहां पर हमारा इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा थी वो किसके समानुपाती थी? आवेश के। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर मुक्त जो पदार्थ की मात्रा है वो उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो जड़ होता है उसके समानुपाती होता है। तो देखिए आपको क्या कहा गया है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य, मतलब कई विद्युत अपघट्य हैं, तो हम दो विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। मान लीजिए पहले विद्युत अपघट्य पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W है और दूसरे का है W2। तो ये किसके समानुपाती होगा? ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा किसके? ध्यान से समझिएगा, ये तुल्यांकी भार को हम लोग डिनोट करते हैं E से, ठीक है। तो ये E1/E2 के बराबर होगा, ठीक है, यही कहा गया है। मतलब आपको कहा गया है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा W1 W2 होगी वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो तुल्यांकी भार है E1 और E2। अब हमें एक चीज पता है, अभी मैंने बताया था आपको, चूंकि W इक्वल टू क्या होता है? ZIT, हमने अभी बताया था ZIT ये होता है, ठीक है। तो W1 के जगह पर Z1IT रखेंगे, W2 के जगह पर Z2I2 रखेंगे। देखिए W1 है तो Z1 कर दीजिएगा, तो W1 के जगह पर हमारा हो गया Z1IT और W2 के जगह पर हो गया Z2IT, ठीक है। इक्वल टू E1/E2, ये इसके समानुपाती है भैया, तो इसको ऐसे रहने देंगे। हमने सिर्फ W के जगह पर ZIT रखा है, ZIT, ठीक है। देखिए IT से IT कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आ गया Z1/Z2 इक्वल टू आ गया E1/E2, ये आ गया। तो इससे ये भी पता चल गया कि जो हमारा तुल्यांकी भार है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका आ गया है, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? तो वही कहा गया था। देखिए मैं एक बार फिर से कहता हूं इस नियम को, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं जो हैं उनके तुल्यांकी भार, देखिए ये पदार्थ की मात्रा जो उसके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार के समानुपाती था। जब हमने आगे बढ़े हम तो ये किसके समानुपाती हुआ? देखिए तुल्यांकी भार जो है ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके भी समानुपाती होगा क्योंकि ये जो है इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका होगा दूसरा नियम। बस यही है, ठीक है। यही आपको जानना था सेकेंड लॉ में। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इसके दो प्रमुख लक्षण और उपयोग लिखना है। मतलब इसके लक्षण और इसके उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्नों में 4 नंबर या 3 नंबर में आता है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव या इसी को अपचयन विभव बोलते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब जो धातु और अधातु आपके हैं इनको मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि जितने भी धातु और अधातु हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी मिलेगी वो विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी। इसके लक्षण और उपयोग भी देने हैं, तो लक्षण देखिए क्या है। देखिए सबसे पहला श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। फर्स्ट है, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर आने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। अगर आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचयन क्षमता घटेगी और नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ेगी। मतलब एक ट्रिक से समझिए, आप अगर नीचे हैं वहां से ऊपर जा रहे हैं तो अपचयन क्षमता घट रही है, और जब नीचे से, मतलब आप अगर ऊपर हैं और नीचे जा रहे हैं तो अपचयन क्षमता घट रही है। ऊपर थे भाई, बहुत आगे थे, नीचे चले आए तो आपकी वैल्यू घट जाएगी, वही अपचयन क्षमता घट गई। और अगर आप नीचे हैं, नीचे से आप ऊपर उठ गए अचानक, ठीक है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अपचयन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा,
हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आप अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके बुक में दिया गया है, उस चित्र को सामने रखकर इसको समझिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व होंगे वो अम्लों से एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, जबकि जो नीचे वाले तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। तीसरा, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब हाइड्रोजन से ऊपर के जितने तत्व हैं वो जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। चौथा, इसके 6 लक्षण मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा भी दिया जा सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 4 लक्षण लिखिए, कोई 3 लक्षण लिखिए, कोई 5, हम 6 बता रहे हैं। ठीक है, ताकि 6 याद रहे। चौथा देखिए, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। मतलब जिस तत्व का अपचयन विभव ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। मतलब जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिसका अपचयन विभव कम होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। 6 नंबर, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो ये लक्षण थे। उपयोग देखिए इनका क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग निम्न है। सबसे पहला, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज कहां करते हैं? किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करना है तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। धातु कितने ज्यादा क्रियाशील हैं उसको कंपेयर करने में, उसकी तुलना करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक, तो आज की इस क्लास में ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर, अगर विद्युत रसायन से आप पढ़ के जाएंगे इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें जो मैंने आपको पहले भी लगवाया है और आगे भी लगवा देंगे। ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़िए, फुल कंसंट्रेशन के साथ अब तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारी मैराथन क्लासेस आपके साथ हैं। जितनी भी क्लासेस हैं मैं आपको मैराथन दूंगा, ताकि कम से कम समय में आप इतनी अच्छी तैयारी कर सके कि अब की बार आप 90% लाएं और बोर्ड एग्जाम में आग लगा कर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉर्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। कितने लोग चाहते हैं कि चैप्टर 3 भी मैं जल्द लेकर आऊं? उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं और आपको टॉपर बना सकूं, ताकि आप अपने माता पिता, अपने फैमिली और अपने देश का नाम रोशन करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।